हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। पॉलिटी की मैराथन सेशन में ये सेशन आप आगामी दिल्ली एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा के आपके क्वेश्चन भी आपको बताता चलूंगा। तो अगर हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो पंचायत है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए पॉपुलेशन वो तभी होगी अगर पॉपुलेशन एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कितनी एक्सीड नहीं होनी चाहिए? तो उसका क्राइटेरिया रखा गया है 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, एक राज्य के अंदर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं हो। यानी कि इससे ज्यादा आबादी, 20 लाख से ज्यादा आबादी होगी तभी वहां पर क्या होगा, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्या होता है? जैसे एक शहर होता है, एक गांव होता है, उसके बीच में एक कस्बा होता है जिसको टाउन कहते हैं। तो अगर टाउन उसको कहेंगे जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा हो, ठीक है, तभी वहां पर क्या होगा, टाउन लेवल पर भी सरकार बनेगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कह रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर क्या थी? आपके पहले आपके हेल्थ मिनिस्टर थे 1947 में। ठीक है, क्या बने थे वो? आपके फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहा है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहला सेशन कब चला था? तो 28 जनवरी 1950 को 9:45 पर, ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट का पहला सेशन चला था। सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को। उस समय पर इसमें जजों की संख्या थी 1+7। एच जे कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अभी जजों की संख्या 1+33 और डी वाई चंद्रचूड़ अभी क्या है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे संविधान को बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो बी एन राव को क्या माना जाता है? भारत के संविधान का सलाहकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ऐसी कोई चीज जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना हो उसको हम क्या कहते हैं? आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का मेंशन है, आर्टिकल 280 बात करता है वित्त आयोग की, जो केंद्र और राज्य के बीच के फाइनेंस के बंटवारे को बताता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी है जिसका मेंशन आर्टिकल 244 में है। इलेक्शन कमीशन जो हमारे संविधान के पार्ट 15 के अंदर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन का भी मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग को क्या किया था भारत सरकार ने? ठीक है, भारत सरकार ने अपनी मर्जी से बना दिया था और ये बना था आपका 1 जनवरी 2015 को। और इसके भी योजना आयोग को इसने हटाया था। गवर्नमेंट का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे। ठीक है, और यहां पर देखो लिखा भी है कि भाई कौन कौन से मेंबर थे। तो के एम मुंशी थे, इसके अलावा एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, इसके अलावा और सादुल्ला थे, डीपी खैतान थे। ठीक है, इस तरीके से और बाकी मेंबर भी थे, 7 मेंबर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको चेयर कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है हु हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। लेकिन अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड थे वो थे आपके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट कह रहा है हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी।
तो क्या किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उसके अंदर ना बहुत सारी कमेटी थी, हर कमेटी का अलग अलग काम था। तो उसके अंदर जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें ना 13 कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच टाइप ऑफ द सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान किस तरह की सिटीजनशिप देता है, तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, भारत के संविधान में मेंशन है किसका, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत का संविधान के बनने की जो शुरुआत हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को इसका पहला सेशन हुआ था और 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन में, ठीक है, इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया था। और फिर हमने 26 जनवरी 1950 से अपने संविधान को क्या कर लिया था, लागू कर लिया था। तो संविधान के लागू की अगर डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950, बनने की बनकर तैयार होने की डेट पूछे तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट कह रहा है, in which of the following language was included in the list of state language of the Indian Constitution, भारत के 1967 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल बनी हुई टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा का मेंशन है। और इस 8वीं अनुसूची में शुरुआत में क्या थी, 8 भाषा थी, उसके बाद 3 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। इसमें 1961 में 8वीं जो आपकी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। तो शुरुआत में 14 भाषा थी, फिर 1967 में जोड़ने के बाद 15 भाषा हो गई थी। नेक्स्ट कह रहा है, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान के जो फादर किसको कहा जाता है, तो भारत के संविधान के फादर कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो देखो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, लेकिन महात्मा गांधी, ठीक है, कभी भी मेंबर नहीं बने थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। नेक्स्ट कह रहा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे बेसिकली मनाया जाता है कब, आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत ने क्या कर दिया था, अब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। नेक्स्ट कह रहा है, किसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को के जो प्रेम्बल है यानी कि फ्रंट पेज है उसको पॉलिटिकल हेरोस्कोप बोला था इंडिया का, तो के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने बोला था कि जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हेरोस्कोप है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया, भारत के अंदर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कब हुए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे वो 1946 में हुए थे। जैसे आज एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं उस टाइम पर ये वाले चुनाव किसके लिए होते, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए हुए थे और ये कराए गए थे 1946 में और इसमें आधार रखा गया था 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक। नेक्स्ट कह रहा है, किस साल, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया,
तो बेसिकली क्या है, जब साइमन कमीशन भारत में आई थी, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो ब्रिटिशर ने भारतीय को चैलेंज दिया कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रखो। तो तब एक नेहरू रिपोर्ट पेश करी गई, जिसको भारत का संविधान के नाम से जाना जाता है। और इसको बनाया किसने था? जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनाया था। तो यहाँ पर लिखा भी है लॉर्ड ब्रेकनहेड, लॉर्ड ब्रेकनहेड थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एसओए। ठीक है, उन्होंने भारत को बोला था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ। तो ये ब्रेकनहेड वाला भी नाम आना आप याद रख लेना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान लिखित है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही बात है, भारत की जुडिशरी क्या स्वतंत्र है। तीसरा कह रहा है सिंगल टायर गवर्नमेंट, ये चीज गलत है, भारत में क्या है आपका सिंगल टायर की गवर्नमेंट नहीं है। चौथा कह रहा है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भारत के संविधान ने क्या किया, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें, वो पूछ रहा है कि हमने किस देश के संविधान से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लिया है? तो हमने कौन से देश के संविधान से? फ्रांस से हमने इन चीजों को लिया है। फ्रांस की क्रांति के 3 नारे थे, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उनको हमने फ्रांस से ही लिया है। ऑस्ट्रेलिया से अगर आपसे पूछे तो कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ऐसे लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है। कनाडा से हमने अपनी फेडरेशन ली है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी की ताकत ली है। नेक्स्ट कह रहा है इन 1946 who among the following was the interim president of Indian Constitution Assembly? इन सबसे पहले दिन किसको बनाया गया था? तो सबसे पहले दिन बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अंतरिम अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट अध्यक्ष पूछे तो भाई आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन हेड थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो रेजिडुअल पावर है, रेजिडुअल पावर होती है कि जो बची कुची शक्तियां है, तो वो जो बची कुची शक्तियां भारतीय संविधान में, ठीक है, किसके पास है? तो बची कुची शक्तियां जो है, रेजिडुअल जो पावर है, वो आपकी केंद्र सरकार के पास में है। और ये जो प्रावधान हमने लिया है वो हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, कनाडा से हमने लिया है, ठीक है। चलो बाकी देखो यहाँ पे दिया हुआ है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने एक तो राज्यसभा का इलेक्शन और संविधान का में सुधार, ये 2 चीजें हमने साउथ अफ्रीका से ली है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यूएसए से हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाना, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के काम, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को हटाना, मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू की ताकत। और भारत के संविधान को हमने यूएस से लिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, हमने किससे लिया है? यूएस से लिया है। क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करें, विच ऑफ द following features of Indian Constitution was taken from सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक? ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर हमने संविधान हमने सोवियत संघ से लिया है, रूस से लिया है? तो पहला कह रहा है फंडामेंटल राइट, देखो फंडामेंटल राइट तो हमने यूएसए से लिया है। तीसरा कह रहा है प्रेम्बल, अभी हमने पढ़ा कि ये भी हमने यूएसए से लिया है। चौथा कह रहा है कॉन्करेंट लिस्ट, अभी हमने देखा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो 5 ईयर प्लानिंग और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 2 चीजें हमने सोवियत संघ के संविधान से ली है। नेक्स्ट कह रहा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की ताकत और इसके अलावा न्यायपालिका का स्वतंत्रता, ये हमने कहां से ली है, किस देश के संविधान से ली है? तो देखो भाई ऑस्ट्रेलिया से तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी की ताकत ली है,
जापान से लो एस्टेब्लिश बाय प्रोसीजर, ये हमने जापान से लिया है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट कह रहा है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारतीय संविधान में के अंदर, ठीक है, जो लिबर्टी का यानी कि आपकी आजादी का जो प्रावधान है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने लिया है फ्रांस से। नेक्स्ट कह रहा है द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये अभी हमने देख लिया था कि फ्रांस के संविधान से ये चीजें हमने ली है। कनाडा के संविधान से हमने लिया है भाई आपका फेडरेशन। ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप, इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अलावा की जो ताकत है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी को रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं वो हमने कहां से लिए हैं? वो हमने लिए हैं जर्मनी के संविधान से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से हमने लिए हैं इमरजेंसी के प्रावधान। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी जिसका मेंशन आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी जिसका मेंशन आर्टिकल 356 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जिसका मेंशन आर्टिकल 360 में है। अगला कह रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि भाई सारे शादी के, ब्याह के, तलाक के, सबके जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए समान होंगे। तो ये किसमें है? आपका आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है। आर्टिकल 32 की बात करें, सेंटर स्टेट का जो संबंध है वो आपका कहां पर है? तो पार्ट 11 के अंदर आर्टिकल 245 से लेकर 255, आर्टिकल 245 से लेकर 255 में मेंशन है सेंटर स्टेट रिलेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। आप देश के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, ये आपका किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो देखो भाई आर्टिकल 3 जो 24 है, आर्टिकल 24 तो क्या करता है? आपके जो बच्चों की जो मजदूरी है, बाल श्रम है, उसका विरोध करता है। ठीक है, उसको इलीगल बताता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है कि कानून की नजरों में सभी लोग समान हैं। और आर्टिकल 19 बात करता है किसकी? स्वतंत्रता की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि अगर जो कानून है वो सभी के लिए समान होगा, और ये सरकार का दायित्व होगा कि अगर कोई अपना वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसके लिए क्या करके दे? वकील करके दे। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 39A में लिखा। कह रहा है दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शंस कमीशन के पास ये ताकत देता है कि वो क्या करेगा? इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगा। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 में मेंशन है, ठीक है, किसका? आपके इलेक्शन कमीशन का। 324 से लेकर 329 तक पार्ट 15 के अंदर ऐसा मेंशन है। अगर हम बात करें आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की, कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बात करता है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की? तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में है कि भाई राष्ट्रपति का क्या होगा? राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 36 की, तो आर्टिकल 36 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। यानी कि आर्टिकल वो पूछ रहा है गवर्नर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो जिस प्रकार आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ऐसे ही आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि भारत के हर राज्य का क्या होगा? एक गवर्नर होगा।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इमरजेंसी ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 352 में के अंदर लिखा हुआ है पार्ट 18 में, और तीन तरह की इमरजेंसी इसमें बताया गया है, ठीक है। पार्ट 18 में 352 के अंदर आपकी नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंदर आपकी स्टेट इमरजेंसी, और 360 के अंदर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 38 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 की, द पावर प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज ऑफ ईदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी एंड मेंबर हैव मेनली बीन लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, उसकी कमेटी को, ठीक है, वो कौन से के अंदर है, तो आर्टिकल 105 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 105 के अंदर क्या है, जो एमपी एमएलए हैं उनको ना स्पेशल पावर दी गई है, जैसे कि एक तो सेशन के दौरान, सेशन से एक महीने पहले उनको क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आर्टिकल, ठीक है, रिजर्वेशन की बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। लोकसभा के अंदर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है। वो पूछ रहा है इसका मेंशन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 के अंदर मेंशन है कि भाई कुछ सीटें क्या रहेगी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 40 की, कह रहा है कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस का जो मेंशन है वो है आपका आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 के अंदर है कि भाई भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, इलेक्शंस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सारे एमपी सारे एमएलए ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें दो केंद्र शासित प्रदेश के एमपी और एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है फाइनेंस कमीशन की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में। जो फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा किस प्रकार बटेगा, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। और अभी 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है। केसी नेगी जो है इसके, सॉरी एनके सिंह क्या है अभी इसके फाइनेंस कमीशन के हेड है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि भाई अपना 42 वाला शायद क्वेश्चन रह गया है, हाँ 42 क्वेश्चन रह गया है। कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार होगा। देखो 54 में तो बात करी गई थी राष्ट्रपति के इलेक्शंस की, लेकिन अगर राष्ट्रपति के इलेक्शंस का मैनर की बात पूछे तो राष्ट्रपति के इलेक्शंस के मैनर का जो मेंशन है वो है आपका आर्टिकल 55 में, ठीक है, आर्टिकल 55 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 कह रहा है कौन से आर्टिकल के तहत कोरम, कोरम क्या होता है, कोरम मिनिमम नंबर होते हैं जो जरूरी होते हैं पार्लियामेंट का कोई भी सेशन को चलाने के लिए। पार्लियामेंट को सेशन चलाने के लिए मिनिमम जितने मेंबर की जरूरत होती है, ठीक है, उसको कोरम कहते हैं। और ये कोरम पूछ रहा है कि ये कोरम कितना है, कोरम की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कोरम 1/10 होता है। और कोरम का जो मेंशन है वो आपका आर्टिकल 100 में है, जो ये कहता है कि किसी भी सदन के 1/10 मेंबर होने जरूरी है। यानी कि जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में 550 मेंबर है, तो 550 में से 55 का होना जरूरी है। ऐसे लोकसभा है, लोकसभा में 250 मेंबर है तो 25 मेंबर का होना जरूरी है, तभी सदन की कार्रवाई आगे चल सकती है। नेक्स्ट कह रहा है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर द डैश आर्टिकल। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह पर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं आपके चुन लेते हैं किसको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। तो ये चुने जाते हैं आपका आर्टिकल 124 के क्लोज 2 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन्स ऑन वेरियस ग्राउंड। किसी भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसका मेंशन किस आर्टिकल में है। तो देखो भाई, आर्टिकल 19 तो हमने देखा था कि भाई वो स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता, अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कोई भी रोजगार चुनने की स्वतंत्रता, इस तरह की सारी स्वतंत्रता लिखी हुई है आपकी आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 13 बात करता है कि जो मूल अधिकार है वो ही सर्वोच्च है, ठीक है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी की भी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर। तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ठीक है, किसी के भी साथ क्या नहीं होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां वो चीजें होती हैं, ठीक है, वो चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, और ये हमारे संविधान के अंत में लिखी हुई है। शुरुआत में जो शेड्यूल थे उनकी संख्या 8 थी, अभी शेड्यूल की संख्या कितनी हो चुकी है, अभी शेड्यूल की संख्या हो चुकी है 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अपना एक और क्वेश्चन शायद नीचे रह गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, अनटचेबिलिटी को हटाना कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो अनटचेबिलिटी को हटाने को लेकर, ठीक है, मेंशन है आपके आर्टिकल 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 17 में मेंशन है, ठीक है, किसका, अनटचेबिलिटी को हटाने को लेकर। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 मेंशन है किसके बारे में आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर के स्टेट के बारे में। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज की मेंशन करता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का मेंशन करता है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ए के अंदर, ठीक है, पार्ट चैप्टर 4 पार्ट ए आर्टिकल 51 ए में मेंशन है किसका, फंडामेंटल ड्यूटीज का। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर के सारे डिसीजन सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है। जो स्टेट लिस्ट है उसके यहाँ के सारे डिसीजन कौन लेती है आपकी, ठीक है, उसके अंदर के सारे डिसीजन लेती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और रेजिडरी होता है बचा कुचा, रेजिडरी जो पावर होती है वो केंद्र सरकार के पास ही पाई जाती है। और जो कॉन्करेंट जो लिस्ट है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डिसीजन लेती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सी अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है पंचायती राज के बारे में। तो बेसिकली अनुसूची को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जो टीयर्स का टी है वो बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत और संघ की बात है शेड्यूल 1 में। ई मतलब
इमोलमेंट यानी कि सैलरी, किसकी कितनी सैलरी होगी, तो दूसरी अनुसूची बात करती है सैलरी की। ए मतलब, ठीक है, जैसे ये लिखा है हमने, टीयर्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पहली अनुसूची टेरिटरी के बारे में बात करती है, दूसरी अनुसूची इमोलमेंट सैलरी के बारे में, तीसरी ओथ एंड अफर्मेशन शपथ के बारे में, चौथी आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, तो ये बात करती है कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीट होगी। ठीक है। एस, एस स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ओ स्टैंड फॉर अदर, जो चार राज्य हैं एटीएम में, एटीएम में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एफ स्टैंड फॉर फेडरलिज्म, संघवाद, ये बात करता है कि भाई केंद्र सरकार के, ठीक है, केंद्र के और राज्यों के बीच में किस प्रकार शक्ति बटी होगी। ओ स्टैंड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, जो आठवीं अनुसूची है। नाइन्थ स्टैंड फॉर द लैंड रिफॉर्म, जो ये कहता है कि जो कोई भी कानून बनाकर अगर केंद्र सरकार ने नौवीं अनुसूची में डाल दिया तो फिर, ठीक है, फिर क्या नहीं कर सकता है, कोई भी उसमें कानून बना नहीं सकता है। ठीक है। अ, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डी की, डी स्टैंड फॉर एंटी डिफेक्शन, डी स्टैंड फॉर एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन मतलब कि दल बदल कानून, जो व्यक्ति जिस पार्टी से के टिकट पर चुनाव लड़ेगा फिर वो अपनी पार्टी चेंज नहीं करेगा, और अगर वो करता है तो उसकी एमपी की सदस्यता रद्द हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पी, पी स्टैंड फॉर पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट है पी, पी स्टैंड फॉर पंचायत एंड एम स्टैंड फॉर म्युनिसिपैलिटीज। इस तरीके से क्या है, आपकी 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर ये पूछा था कि पंचायत का मेंशन कौन से शेड्यूल में है, तो 11वीं शेड्यूल के अंदर पंचायत का मेंशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है। ठीक है। तो देखो भाई, आर्टिकल 15 तो ये कहता था कि भाई किसी के खिलाफ ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसकी रिलीजन, देश, कास्ट, सेक्स के आधार पर। आर्टिकल 20 ये कहता था कि भाई, आर्टिकल 20 ये कहता था कि किसी को भी ना बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी का भी एक प्रोसीजर होगा। ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल जो 30 है वो माइनॉरिटीज के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 25 है कि कोई भी व्यक्ति तो अपनी मर्जी का कोई भी धर्म चुन सकता है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए आपके अनुच्छेद है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपकी जो 53 है, ठीक है, द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वो कह रहा है सिक्स शेड्यूल में कौन सा स्टेट नहीं है। तो अभी आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, एटीएम में आसाम, त्रिपुरा और आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, तो मणिपुर इसमें नहीं है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। आर्टिकल 244 में भी इसका मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद के अंदर प्रोविजन लिखा है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड, केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड। तो जो पार्ट 8 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 8 के अंदर मेंशन है यूटी। और यूटी में जनरली क्या होता है, चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, चुनाव नहीं होते हैं वहां पर, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से गवर्नर भेज देती है जो वहां का शासन प्रशासन देखता है। लेकिन कुछ यूटी ऐसी होती हैं, ऐसी है भारत में जिनमें चुनाव होता है, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पुडुचेरी, और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर, जहां पर यूटी होने के बावजूद भी चुनाव होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से
आर्टिकल में मेंशन है तो ये हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का, और आर्टिकल 55 में मेंशन है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 56 की, आर्टिकल 56 कह रहा है कि लाइफ और इंडिविजुअल फ्रीडम, तो आर्टिकल 21 बात जुड़ा हुआ है किससे, राइट टू लाइफ से, ठीक है, जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 21। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे संविधान के अंदर कौन सा पार्ट जोड़ा गया था 73वां सुधार करके, तो पार्ट 9th को जोड़ा गया था 1992 के अंदर, ठीक है, क्या करके, आपका 73वां संविधान सुधार करके। नेक्स्ट है आपका कौन से आर्टिकल के तहत राइट टू हेल्थ दिया गया है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है आपका, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है आपका राइट टू हेल्थ, तो आर्टिकल 21 में ही क्या है, इसका मेंशन है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट को लिया है, और ये हमारे संविधान के भाग पार्ट 3 में है। एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट का मुद्दा है, तो बेसिकली हमारी जो आपकी 8वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 अनुसूची बनी हुई है। एक यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो जिसमें केंद्र सरकार काम करती है, एक स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार काम करती है, और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों सरकारें मिलकर काम करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, एग्रीकल्चर जो एक मुद्दा है, एग्रीकल्चर एक स्टेट का मुद्दा है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, एक स्टेट का मुद्दा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ, ये रिपीटेड हो गया क्या, हाँ, यहाँ यहाँ से हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर से। तो जो 60 का जो आंसर है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है आपका वो एक स्टेट का मुद्दा है। भारत के अंदर डिफेंस वगैरह, डिफेंस हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुए, वो सारा आपका एक सेंट्रल यानी कि यूनियन लिस्ट का मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस हुई, इसके अलावा पुलिस हुई आपकी, और पुलिस हुई, और एग्रीकल्चर हुआ, ये आपका स्टेट का मुद्दा है। एजुकेशन एक कॉन्करेंट मुद्दा है। कह रहा है प्रेसिडेंट के, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल क्यों कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो देखो अनुच्छेद 368 तो बात करते हैं भारत के संविधान के अंदर सुधार की, और आर्टिकल 356 में मेंशन है राष्ट्रपति शासन का, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का मेंशन है आपका आर्टिकल 356 के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल वर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनली भारत के संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 पार्ट थे। अभी हमारे संविधान के अंदर 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं, और 12 अनुसूचियां हो चुकी है, और अभी तक भारतीय संविधान के अंदर करीब आपके 106, हाँ 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान सुधार हो चुके हैं। अगला कह रहा है कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बाइंडिंग टू ऑल अदर कोर्ट, कौन से आर्टिकल के तहत ये है कि कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो बाकी कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, तो आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी सभी पे क्या होगा, आपका बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, देखो ये पहले होता था, तीन आर्टिकल 331 ये कहता था कि 2 मेंबर को, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कहाँ भेजेंगे, ठीक है, आपका भेज देंगे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 2 एंग्लो इंडियन को भेज देंगे आपका लोकसभा के अंदर, लेकिन फिर क्या किया गया, अभी इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 65 ये क्वेश्चन 65 ये कह रहा है कौन सा आर्टिकल, ठीक है, राष्ट्रपति को ये ताकत देता है, ठीक है, या भारत की संसद को ये ताकत देता है कि वो नए राज्य को बना सकती है, तो देखो आर्टिकल 1 तो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर बाहर से कोई भी क्षेत्र आ गया तो वो केंद्र वो भारतीय संघ में मिला लिया जाएगा उसको। आर्टिकल 3 ये कहता है कि
किसी भी राज्य का बाउंड्री बदल सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, ठीक है, या उसी से हटा के, ठीक है, उसी का डिवाइड करके नया स्टेट बना सकते हैं। ये आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 ये कहता है पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पहले भी अपना क्वेश्चन हो चुका है कि आर्टिकल 105 के तहत इम्यूनिटी मिली हुई है किसको, आपके एमपी एमएलए को और उनकी कमेटी को। नेक्स्ट कह रहा है कि द ऑर्डर विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन रेज बाय द वे ऑफ स्पेशल मेंशन अंडर द रूल ऑफ लोकसभा। इस एक होता है आपका कि संसद के अंदर किसी विशेष मुद्दे को जब उठाया जाता है तो उसको लोकसभा का कौन सा रूल कहते हैं, तो इसे कहते हैं लोकसभा का रूल 377, ठीक है, 377, लोकसभा का रूल 377 कहते हैं, जिसके तहत किसी भी स्पेशल मुद्दे को लोकसभा के अंदर उठाया जाता है। और राज्यसभा के अंदर ये है आपका रूल 180 ए। तो लोकसभा के अंदर रूल 377 और राज्यसभा के अंदर रूल 180 ए। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो 68 कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल रिजर्वेशन देता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 में मेंशन है, ठीक है, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के इलेक्शन से, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है आर्टिकल आपका 54। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका आर्टिकल 70, तो आर्टिकल 70 कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के बारे में है, तो आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280 बात करता है किसके बारे में, आपके वित्त आयोग के बारे में। अभी 15वां वित्त आयोग चला हुआ है, एनके सिंह अभी 15वें वित्त आयोग के हेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 71 की, तो कह रहा है इनमें से कौन से शेड्यूल, ठीक है, जो which of the following schedule of the Constitution of India contain the format of oath to be taken by different constitutional functionaries, कि भाई कौन किसको शपथ दिलाएगा। तो देखो अभी हमने एक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से सभी शेड्यूल को देखा था, तो उसमें देखो जो चौथी शेड्यूल थी वो तो बात करती थी राज्यसभा की, पांचवी शेड्यूल बात करती थी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन की, तीसरी शेड्यूल बात करती है आपकी, ठीक है, तीसरी शेड्यूल आपकी बात करती है ओथ एंड अफर्मेशन की, और दूसरी शेड्यूल बात करती है सैलरी की। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72, तो क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है कौन से आर्टिकल के द्वारा, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली लोक रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली तो रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए और इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल है राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सारी अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सारी जो चीजें हैं, जितनी भी सिविल बॉडी है आपकी, जुडिशरी बॉडी है, वो सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर काम करेगी। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 144, आर्टिकल 144 में इस चीज का मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज, पशुपालन से रिलेटेड, ठीक है, पशुपालन से रिलेटेड जो कानून है वो किसका मुद्दा है, पशुपालन किसका मुद्दा है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो आपका एक स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एबोलिशन ऑफ, आर्टिकल 17 में किसके अंत की बात करी गई है, तो आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी की बात करी गई है, ठीक है, टाइटल्स का मेंशन है आर्टिकल 18 में, स्लेवरी का मेंशन है आपका आर्टिकल 24 में, 23 में स्लेवरी है और 24 में चाइल्ड लेबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 76 पे हम आ गए हैं, कह रहा है कौन सा
आर्टिकल प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस बर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका बात है आपका आर्टिकल 15 में। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोविजन प्रोहिबिट करता है कि भाई किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। नेक्स्ट कह रहा है पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का जो पार्ट 8वां है, ठीक है, उसमें किस चीज का मेंशन है? तो पार्ट 8 के अंदर है केंद्र शासित प्रदेश का, पार्ट 9 में मेंशन है पंचायत का। ठीक है, और 9 के अंदर ही एक मेंशन है आपका म्युनिसिपैलिटीज का। और स्टेट जो भारत के संविधान के अंदर पार्ट 6 है, 6 के अंदर मेंशन है स्टेट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का मेंशन किस आर्टिकल में है? तो 338 बी के अंदर मेंशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान के स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है, लैंग्वेज की। ठीक है, तो आर्टिकल 347 में मेंशन है भाई, ठीक है, लैंग्वेज का। ठीक है, कि किसी राज्य की लैंग्वेज किसी राज्य की जनसंख्या जनता कौन सी भाषा बोल सकती है, कौन सी भाषा में काम कर सकती है, इसका मेंशन है आपका आर्टिकल 347 में। नेक्स्ट कह रहा है अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, उसके अंदर सुधार लाया जा सकता है? तो आर्टिकल 368। ठीक है, पार्ट 20 के आर्टिकल 368 के क्लोज 1 के तहत क्या किया जा सकता है, भारत के संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 81 की, तो ये कह रहा है कि एनक्लेरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये किसमें है आपका? तो ये है आपका, ठीक है, आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 के अंदर है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो आपके धर्म संबंधी जो अधिकार है वो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में मेंशन है। 14 से लेकर 18 तक आपके इक्वालिटी के हैं, 19 से लेकर 22 तक आपके फ्रीडम के हैं, 23-24 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और 25 से 28 तक आपके धार्मिक अधिकारों का मेंशन है। Which of the following is one of the article of Constitution of India mention the CAG? कैग जो है आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, उसका मेंशन आपके किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन है किसका? कैग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली मैच, तो कौन सी इनकरेक्टली मैच है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है सेकंड शेड्यूल में लैंग्वेज है, बिल्कुल गलत है। अपना आंसर तो यहीं से निकल गया, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन है वो है आपकी इमोलमेंट का, यानी कि सैलरी का। थर्ड शेड्यूल में शपथ हो गई, चौथी शेड्यूल में राज्यसभा के अंदर सीट हो गई। तो बाकी सारे सही है, ये वाला अपना गलत है। लैंग्वेज का मेंशन दूसरी शेड्यूल में ना होकर 8वीं शेड्यूल में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके क्वेश्चंस की, आर्टिकल 85 कह रहा है आर्टिकल ऑफ द डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है शेड्यूल एरिया के शासन प्रशासन की? तो आर्टिकल 244 के क्लोज ए, 244 के क्लोज ए में इसका मेंशन है, जो आपकी छठी शेड्यूल से जुड़ा हुआ है। और 6 शेड्यूल इसमें आपकी है एटीएम में। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द
सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची के अंदर 4 राज्य आपके शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो किसमें मेंशन है इसका? आर्टिकल 344 में। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजनल फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 360 में। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन है किसका? वित्तीय आपातकाल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 88 की, आर्टिकल 88 कह रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत, ठीक है, ये मेंशन है कि लोकसभा के पास एक स्पीकर होगा और डिप्टी स्पीकर होगा। तो आर्टिकल 93 में मेंशन है कि लोकसभा के पास अपना क्या होगा? एक स्पीकर होगा और एक आपका डिप्टी स्पीकर होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। तो किसमें ये मेंशन है, ठीक है, कि लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है, कितनी सीट होगी? तो आर्टिकल 168 के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके यहाँ पर आपके दोनों हाउस है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है केंद्र सरकार में, ऐसे ही राज्य सरकार के अंदर आपके 2 हाउस होते हैं, एक राज्य विधानसभा, एक राज्य विधान परिषद। तो जो आपकी ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनके अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी कि डबल हाउस है? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो इतने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, मॉन्यूमेंट है, उनको बचाने की जिम्मेदारी है सरकार की। ठीक है, उनको बचाने की जिम्मेदारी। आर्टिकल 91, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 49 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 49 के अंदर मेंशन है, अभी हमने देखा था, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली क्या है, देखो भाई, हमने अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट तो ले लिए, मूल अधिकार तो ले लिए, लेकिन ये जो मूल अधिकार है, ठीक है, ये जो मूल अधिकार है, ठीक है, ये हमारे संविधान के तीसरे पार्ट के अंदर, ठीक है, हमारे संविधान के तीसरे पार्ट के अंदर है, 12 से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका मेंशन है। और ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इनको इन्फोर्सेबल बनाता है, यानी कि अगर अगर इनका अनुपालन नहीं होता है, फंडामेंटल राइट किसी के छीने जाते हैं, ठीक है, तो वो किस में है? आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट गार्जियन रहेगा किसका? फंडामेंटल राइट का। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट को वोलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उनको गवर्न करेगा, उनकी सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी वजह से आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 80 के अनुसार भारत के राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 80, वो सॉरी 250। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। करंट सर्कुलेशन में 245 है। इनमें से जो 238 जो होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से छांट कर भेज देते हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड। ठीक है, कि कौन क्या होंगे, कौन से इस आर्टिकल के अनुसार कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आर्टिकल 74 के क्लोज ए के अंदर लिखा हुआ है कि भाई क्या रहेंगे, आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 44 की, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसके अलावा जो डी ऑप्शन में आर्टिकल 21A वो बात करता है राइट टू लाइफ की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस जारी करने को लेकर। ऑर्डिनेंस होता है जब संसद सेशन में ना हो और किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना देते हैं। इसको राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, और इसका मेंशन संविधान के आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे संविधान के पार्ट 4A, हमारे संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज का, मूल कर्तव्यों का, और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। इनको हमने रसिया के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से हमने स्वर्ण सिंह कमेटी जो आपकी 1976 में 1976 में बैठी थी, ठीक है, उससे किया गया था। पहले 10 थे, फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ, उससे हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ लिया। एग्जाम में आपसे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जा सकती है। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन है कि भाई सभी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट कह रहा है एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेज आर रेफर टू एज शेड्यूल लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची के अनुसार शेड्यूल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? तो शेड्यूल लैंग्वेज की संख्या है 22। ठीक है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंश्योर टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मेंशन है आर्टिकल 21A में। बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल 20 फिर से गिरफ्तार होने से बचा, गिरफ्तारी से के सुरक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 के अंदर है टाइटल्स जो हैं आपके एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 100, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भाई ये भी क्या है, एक डीपीएसपी है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना। तो इसका मेंशन है आपका आर्टिकल 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अंदर इसका मेंशन है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा आर्टिकल बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की। तो आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की, नए स्टेट के फॉर्मेशन की। तो ये 100 क्वेश्चंस अभी हम कवर कर रहे हैं। आपके पास जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें 100 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उस वीडियो के साथ भी जुड़ना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।